नमस्कार, राम राम। कैसे हो भैया आप लोग? क्या हाल चाल है? ऑडियो वीडियो क्लियर सुन पा रहे हो तुम लोग मुझे? हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है आपके? राम 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 राम, गुड मॉर्निंग। उठ गए तुम लोग? अब तो बस ऐसे मन कर रहा है कि जल्दी से गांव जाए राखी पे, है ना? तुम्हारा भी कर रहा है क्या? तुम तो गांव में बैठे हो। ये भी ठीक है बात। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह क्या तुम लोगों को लगता है मैं सुबह उठ नहीं सकता? मैं तो आज 6 बजे उठ गया। देखो एकदम यहाँ नहा के पट्टा बहा के तो एकदम सही तरीके हूँ। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं उठूंगा नहीं? ओके, चलें, करें स्टार्ट। आज तुम लोगों के लिए एक एपिसोड जारी होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो डीपीएस भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में एक दिन में तुम्हारे लिए एक एपिसोड बनाया है मैंने। हाँ, पट्टा बागे। अपने नहीं कहते गांव में बाड़ बाने में क्या कहते हैं? पट्टा बाने। राजस्थान में भाषा का मजा हर जगह अलग अलग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हेलो सर, एक बात पूछनी है। नहीं अंकित भाई, सुबह सुबह नहीं यार, प्लीज। नहीं भाई प्लीज, सुबह सुबह नहीं यार, 1 घंटे पढ़ा लेने दो मेरे को, शाम को बात पूछेंगे, है ना? तो रात को क्लास कहाँ थी? कल तो ऑफ था सबका। कल कौन सी क्लास थी? तो बता दिया करो, मैं रात नहीं अड्डी को 12 बजे तक नहीं, क्या नड्डी को रात नहीं मन। हाँ यार, इतनी मतलब। ठीक है, करें स्टार्ट। और तुमने अपने साथ वालों को अभ्युदय बैच के बारे में बता दिया या नहीं बताया है? या जो राखी पे बताओगे? हाँ, तो मेरा निवेदन है देवताओं, अभ्युदय बैच आपका 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारे पास 6 दिन है, कम से कम अपनी तरफ से एक विद्यार्थी का योगदान दो। हाँ, कहते तुम लोग सब हो जने जो है वो 500 पढ़ रहे हो, बोलते बताते नहीं हो एक को, ऐसे कैसे काम चलेगा? ओके, चलो बात करते हैं। और अब दोस्तों जो है वो कंप्लीट करते हैं अपने यहाँ पे। और जो है वो दोस्तों क्या कंप्लीट करना है हम लोगों को? डीपीएसपी पढ़ने हैं। तो किस किस की इच्छा है कि सारे आर्टिकल जैसे मूल अधिकार के याद हुए हैं, वैसे वैसे आगे वाले भी याद हो जाए? तुम लोगों को अब इच्छा ये नहीं हो रही कि सर एक रिवीजन भी होना चाहिए? है जैसे वो गाना नहीं आता, जिंदा रहने के लिए एक, हाँ सनम का तो पता नहीं, एक रिवीजन जरूरी है पॉलिटी के अंदर जो है वो। अब जो है वो सर कॉन्फिडेंस के लिए एक रिवीजन जरूरी है, लगता है तुम लोगों को? किस किस को लगता है कि एक रिवीजन जरूरी है सर? किस किस को लगता है कि सर एक रिवीजन जरूरी है? एक बार हाथ खड़े करो भाई। हाँ बताओ, किस किस को लगता है कि सर रिवीजन बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है रिवीजन, लगता है? करवाऊँ एक रिवीजन? हाँ, तो अगर तुम लोगों को लगता है ना, तो मैं तुम्हें एकदम क्लियर बात कह देता हूँ। आगे छुट्टी है ना, 3 दिन की है तुम्हारे, 18, 19, 20 की। रिवीजन कर लेना, मैं वापस आऊँ तब तक। 18, 19, 20 की छुट्टी 3 दिन की है। मैं गांव जाके वापस आऊँ तब तक जब रिवीजन एक एक स्टूडेंट को सब कुछ याद होना चाहिए। मैं थोड़ी करवाऊंगा अब रिवीजन, वो भी तुम खुद नहीं कर सकते। तुम्हारा जो है वो होमवर्क दे के जा रहा हूँ मैं, रक्षाबंधन की छुट्टी का 3 दिन का होमवर्क है, पॉलिटी पूरी रिवीजन होनी चाहिए भाई। आर्टिकल 123 तक कंप्लीट याद होनी चाहिए। तो सर 123 कब हो गए? हो जाएंगे तो अभी आज और कल का दिन पड़ा है, तो मेरे क्या लगता है मैं करवा नहीं सकता? आ जाओ अब बात करते हैं आगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है आपके? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट। ये दोस्तों आप स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाए, इन तत्वों का जो है वो ध्यान में रखें। राज्य जब भी कोई नीति बनाए, राज्य जब भी कोई योजना बनाए, ये क्या है दोस्तों? याद रखें, ये जो है वो एक तरीके के जो है वो सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं। ये एक तरीके के क्या हैं? सलाहकारी प्रवृत्ति के हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन्हें मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इन्हें मानना ही पड़ेगा, लेकिन राज्य जब भी अपनी कोई नीति बनाए, राज्य के मतलब जानते हो ना, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा थी। राज्य से संबंधित मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यूटी, आपकी केंद्र सरकार की संस्थाएं। राज्य जब भी कोई जो है वो
वो नीति बनाए तो उस समय जो है वो दोस्तों कम से कम जो है वो दोस्तों कर्तव्य नहीं, आपके मौलिक कर्तव्य तो आगे, ये राज्य के लिए परामर्श के रूप में कुछ तत्व हैं कि आप इनका ध्यान दो। अब मैं केवल पढ़ाऊंगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा एक बार देखना नीति निर्देशक तत्वों को, आपको खुद को पता चलेगा कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में जो चीज़ें बोली गई हैं उनकी हमने पालना भी की है। जैसे पुरुष और महिला को समान आजीविका का जो है वो दोस्तों जो है वो क्या दो, आजीविका का जो अवसर दो, बताओ कर रहे हैं हम लोग? महिला पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। ग्राम पंचायतों का गठन करो, बताओ हुआ है हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन? हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा लेट हुआ। हाँ, हमारे यहाँ 1959 में जाके हुआ, फिर 73वां संविधान संशोधन आया, 1993 से फिर दोस्तों आपके यहाँ पंचायती राज बने। लेकिन कहा था कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करे, केवल करना चाहिए उसे। देखो बताओ किया ना अपन लोगों ने। फिर अपन आगे चलते हैं और दोस्तों हमारे यहाँ पे कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। बताओ हमारे यहाँ पे जो है जब बेरोजगारी है तो मनरेगा जैसी योजना चल रही है ना, सरकार चला रही है ना। दिव्यांग जनों के लिए सरकार कुछ न कुछ कर रही है ना। वृद्ध जनों के लिए सरकार जो है वो वृद्धावस्था आश्रम चला रही है ना। हेम सिंह जी जब तक आएगी तब तक आ जाएगी। मैंने सुबह सुबह क्या कहा, करंट की बाद में बात कर लेंगे। अगर आपका एक कमेंट हो रहा है तो आप जो है वो कब सीईटी के एग्जाम के बाद ही आप मुझसे बात कर पाएंगे। एक कमेंट भी अगर हो रहा है तो हाँ, आपसे निवेदन है, सुबह सुबह रिदम बन चुका है, कृपया करके पढ़ाई पे ध्यान दे लो। हाँ, जब बनेगी करंट अफेयर की बुक की, आपको सबकी इच्छा है, मेरी भी बड़ी इच्छा है, लेकिन टाइम लगता है अच्छी चीज़ों के अंदर, तो टाइम लगेगा भी 5-7 दिन हमें, और हम आके बनाएंगे। एक बार राखी के चक्कर में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, लास्ट 1 महीना जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे निवेदन है ये यूट्यूब वाली आदत छोड़ दीजिए। कमेंट सेक्शन में कोई भी आदमी अगर 2 बार से ज़्यादा कमेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता है तो वो अपने आप को न्योता दे रहा है दोबारा कमेंट न करने का। विनम्र निवेदन है, सुबह सुबह दोबारा आगे से कोई गलती नहीं करेगा ऐसी, अगर करेगा तो वो भुगतेगा। अब देखो मैं यहाँ पे तुम लोगों को याद नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बताओ अपने यहाँ पर जो है वो प्रसूति सहायता दोस्तों जो है वो हमारे यहाँ जो है वो दोस्तों दी जाती है, नहीं दी जाती? मातृत्व योजना के तहत जो है हमारे यहाँ प्रसूति सहायता के तहत जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है, 5,000 रुपये दिए जाते हैं ना, दिए जा रहे हैं ना। देखो आगे और देखोगे तुम्हें कुछ पता चलेगा। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी दी जाए तो सरकार न्यूनतम वेतन बताती है ना। कर्मचारियों को निर्वाह वेतन दिया जाए तो सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाती है ना। उसके साथ साथ सहकारी समितियों का गठन किया जाए, सहकारी समिति बन रही है ना, सहकारी समिति बन रही है ना, तो बताओ ये भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद में अगर आप बात बताओ समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अब तक लागू नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी ने कल ही कहा है ना, इस पर अपन डिटेल में बात करेंगे। ये जो अलग अलग आपके जो वो हिंदू लॉ अलग चल रहा है, मुस्लिम लॉ अलग चल रहा है, उनकी बजाय हमें कॉमन सिविल कोड बनाए। लेकिन चर्चा कर रहे हैं ना, चर्चा कर रहे हैं ना। ये आपके जो है वो कहा गया था नीति निर्देशक तत्व में कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, और वो आप बना लेना बाद में। संविधान निर्माताओं ने ये नहीं कहा कि आज से लागू करो इस चीज को, ये नहीं कहा। संविधान निर्माताओं ने कहा इन फ्यूचर तुम लोग कर लेना। बताओ अनुच्छेद 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख के लिए आप लोगों को कुछ करना चाहिए। बताओ हम आंगनवाड़ी चला रहे हैं ना, आंगनवाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? हमने चालू किया ना आंगनवाड़ी, जिसमें 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए हम लोग जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है वो लाभ दे रहे हैं ना। तो बताओ याद रखो दोस्तों जो है वो, हाँ याद रखो कि ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जातियां, जनजातियां एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और रोजगार में हित जो है उनको दोस्तों जो है इंश्योर करो। बताओ हमारे यहाँ किया जा रहा है। SC/ST के लिए हम लोगों ने अलग प्रोविजन किया है, OBC के लिए अलग प्रोविजन किया है, EWS के लिए अलग प्रोविजन किया है। पोषाहार स्तर में वृद्धि करने के लिए भी काम करो। बताओ मिड डे मील योजना नहीं चला रहे क्या? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जो है वो दूध नहीं दे रहे क्या स्कूल में? जीवन स्तर को सही करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करो। बताओ सरकारी हॉस्पिटल नहीं चला रहे क्या? निःशुल्क दवा योजना नहीं चला रहे क्या? निःशुल्क जांच योजना नहीं चला रहे क्या? हाँ, सरकार मादक पेय पदार्थ तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए। तो सरकार ने जो अपने यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीजें, जैसे आपके मादक पेय पदार्थों में, चलो ठीक है हमारे यहाँ तो लिकर को अनुमति है, लेकिन गुजरात में नहीं है ना, बिहार में नहीं है ना, 8 बजे बाद में जो प्रतिबंध है ना,
हैं, ड्राई डे भी रखे जाते हैं ना। तो सरकार प्रयास तो कर रही है ना। और जो दोस्तों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो ड्रग्स है उनको सरकार ने, चाहे आपके यहाँ ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, उसके ऊपर बैन लगा रखा है ना, केवल और केवल जो है वो औषधि में उपयोग आता है। आर्टिकल 48 देखो, कृषि एवं पशुपालन के लिए सरकार प्रयास कर रही है ना, कितनी योजना चला रही है सरकार। कृषि प्रसंस्करण नीति ला रखी है, पशुपालन स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है जिसमें निःशुल्क दवा मिलती है, सरकार कर रही है ना। गायों के, बछड़ों के, दुधारू पशु, इनके जो है वो दोस्तों इनका संवर्धन करे, नस्ल सुधार करे और इनके वध को रोके। तो ये भी सरकार कर रही है ना। अपने गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम चल रहा है, अपने यहाँ गाय अभ्यारण्य है, वो जगह जगह सरकार गौशालाओं के लिए काम कर रही है। हमारे यहाँ कामधेनु योजना चल रही है, सरकार कर रही है ना। हाँ, राष्ट्रीय महत्व के जो अपने यहाँ स्मारक है, स्थान है, वस्तुएं, उनका संरक्षण करो। आप बजट में देखते हो ना कि जो है वो इनके लिए जो है वो दोस्तों इन विरासत हमारी जो है उसके संवर्धन के लिए बजट में हर बार पैसा गवर्नमेंट देती है। हाँ, राजस्थान, हाँ। तो ये आपके जितने भी आर्टिकल है इनके एग्जाम्पल आप एवरीडे लाइफ में देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे डीपीएस पे, मैं केवल तुम्हें मिला के लाया हूं, पढ़ाया नहीं है। तुम सोचो कंप्लीट हो गई, हाँ तुम सोचो कि कंप्लीट हो गया। डीपीएसपी है क्या, इसे समझे आप लोग आप कि ये राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व है। संविधान निर्माताओं ने जो है वो दो चीजें बनाई। संविधान निर्माताओं ने क्या बनाई? संविधान निर्माताओं ने जो है वो दोस्तों आप लोगों के लिए संविधान निर्माताओं ने जो है वो मूल अधिकार बनाए, वो आपको एज इट इज मिल गए और वो राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। राज्य के विरुद्ध आपको मिलते हैं। जो आपने पढ़ा 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में विधि की बात, 14 में विधि के समक्ष समानता समान संरक्षण, 15 में 5 आधार पे आपसे भेदभाव नहीं होगा, 16 में 6 आधार पे रोजगार में भेदभाव नहीं होगा, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में जो है वो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में अपराध से संबंधित मामला, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 के अंदर गिरफ्तारी से संबंधित मामला, 23 के अंदर मानव दुर्व्यापार और दोस्तों जो है वो बेगारी बलात्सरम जो है वो प्रतिबंधित है, 24 के अंदर जो है 14 वर्ष से कम के बच्चों को जो है वो नियोजित नहीं किया जाएगा, 25 में धर्म को मानने की स्वतंत्रता, 26 के अंदर धर्म के मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 27 के अंदर कोई भी कर धर्म के लिए नहीं लगाया जाएगा या कोई भी कर से आया हुआ पैसा जो है वो दोस्तों जो धर्म के लिए खर्चे नहीं किया जाएगा, 28 के अंदर जो है वो धार्मिक शिक्षा से संबंधित मामला राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित में नहीं दिया जाएगा, ट्रस्ट में दिया जा सकता है, मान्यता प्राप्ति आंशिक वित्त प्राप्ति के अंदर जो दी जा सकती है लेकिन बच्चे की या उसके माता पिता की जो है वो अनुमति जरूरी है। 29 के अंदर जो है वो हमारे यहाँ लिपि भाषा संस्कृति के जो संरक्षण की बात, 30 के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शैक्षणिक संस्थाओं का जो गठन कर सकता है, आर्टिकल 31 के अंदर जो संपत्ति का अधिकार था, 31A 31B और 31C हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ा, 33 में हमने कहा कि जो सैन्य संगठन है उनके मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। हम लोगों ने 34 में पढ़ा कि जहां सैन्य लो लगा हुआ है वहां पे मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, और हमने 35 में पढ़ा कि सब कुछ कर सकती है संसद। पढ़ा ना, याद किया ना हम लोगों ने। तो अब आगे याद करने की इच्छा है कि ऐसे कैसे? तो अब बात करते हैं डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व है आपके लिए, स्टेट के लिए। राज्य आने वाले टाइम में राज्य के लिए परामर्शकारी है। राज्य जब भी कोई नीति बनाए आने वाले टाइम में इनको ध्यान में जरूर रखे, ध्यान में रखें। तो चलो बात करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ डीपीएसपी के बारे में। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए हुए हैं। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रकृति के हैं। ये सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं और आपके यहाँ पे जो आर्थिक प्रकृति के भी हैं, याद रखें दोस्तों। हाँ, उसके बाद में दोस्तों हम बात करें, उसके बाद में राज्य के लिए नीति निर्माण में ये परामर्श के रूप में है। क्या है दोस्तों? नीति निर्माण में ये परामर्श के रूप में। ग्रेनविल ऑस्टिन तो कहते हैं ये संविधान की मूल आत्मा है। राजेंद्र प्रसाद तो कहते हैं कि राज्य नीति निर्देशक जो सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को और बढ़ावा देना है, जनता के कल्याण को और बढ़ावा देना है। इनकी विशेषता क्या है? ये उच्च आदर्श हैं। ये हमारे क्या है? उच्च आदर्श हैं कि हमें महिला एवं पुरुषों के लिए जो समान रोजगार करना है, हमें पर्यावरण संरक्षण करना है, हमें गोवंश के लिए जो भी सोचना है, हमें सहकारिता के बारे में भी सोचना है, हमें रोजगार के बारे में भी सोचना। उच्च आदर्श हैं दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो ये हमारे यहाँ संवैधानिक निर्देश और सिफारिशें हैं। डीपीएसपी जो है वो आपकी संसद को, मंत्री परिषद को, आपके प्रशासन को एक संवैधानिक जो है वो दोस्तों याद रख लेना। हाँ, एक याद रखें, संवैधानिक दोस्तों क्या है? ये आपके संवैधानिक निर्देश हैं।
आप लोगों के लिए कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये सिफारिश है किसके लिए? विधायिका के लिए। जब वो कोई कानून बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे कानून जो है वो आर्टिकल 36 से 51 के अनुसार बनने चाहिए, हमें इन चीज़ों को लागू करना है। कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद के लिए निर्देश हैं कि तुम्हें जो है वो सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है, बच्चों का, महिलाओं का, दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों का, दोस्तों जो है वो सबका ध्यान रखना है। ये राज्य के अंदर आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र तो मूल अधिकार से मिल रहा है, राजनीतिक लोकतंत्र तो मूल अधिकार को से मिल रहा है ना आपको समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, आपको राइट, ये सारी चीजें तो जो है वो आपको किससे मिल रही है? ये तो दोस्तों याद रखे आप लोगों को, हाँ याद रखिए। देखो एक चीज फिर क्लियर कर देता हूँ, आरएस वालों के सारे नोट्स नवरात्रा तक आ जाएंगे। पूरी टीम बहुत बेहतरीन काम कर रही है और मैं कंप्लीट होने के बाद ही लॉन्च करूंगा, जल्दीबाजी नहीं करता मैं। पिछले 1.5 साल से हमारी कोई किताब नहीं आई तो नहीं आई तो नहीं आई, कोई बात नहीं, आएगी तो बहुत शिद्दत से आएगी, एकदम क्लियर। और उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीईटी अभी देना है, तो उनको भी कह देता हूँ कि आपकी सीईटी बूस्टर बुक 25-26 तारीख तक राखी से आने के बाद आ जाएगी। हाँ हाँ बताओ मोनिका जी, बताओ क्या दिक्कत हुई? कितनी बढ़िया तरीके से तो आपकी क्लासेस चल रही हैं, और बताओ क्या दिक्कत हुई? मोनिका जी कह रहे हैं सर। हाँ बताओ मोनिका जी, आपका कोई डाउट बताओ। हाँ करंट वाली बुक जो है वो 25-26 तारीख तक, एक बार थोड़ा डिले है। हाँ तेजाराम जी ये हो जाएगा, साथ ही आएंगे धर्मपाल जी, भाषा एकदम सरल रखेंगे, उसके लिए कर रहे हैं। हाँ अब बताओ। वो रमेश आपके ऊपर डिपेंड करता है, करंट की बुक में बताया ना मैंने, आरएस पीएसआई के लिए कंप्लीट नोट्स नवरात्रा तक आ जाएंगे, और सीईटी वालों को जो है वो 25 तारीख तक सारा सारा मामला मिल जाएगा। वो तो मैं पढ़ानी थी कल, लेकिन कल नहीं पढ़ा पाया, और कल छुट्टी है, 17 को पढ़ा के फिर ही गाँव जाऊँगा। हाँ के ऊपर डिस्कशन करेंगे अंकित। उन्होंने कहा जी अब आपके कमेंट के लिए हम रुक रखे हैं, तो आप वापस कमेंट करेंगे तभी आगे चलेंगे। सुबह सुबह ये बात सुने उससे अच्छा इम्पोर्टेंट है ना। हाँ कि सर सारे टीचर जो है वो कर्तव्य के बारे में नहीं सोचते, तो बताओ भाई, किसी टीचर से आपको कोई समस्या है तो सब कितना बढ़िया तो पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा और क्या पढ़ाया जा सकता है? हैं? बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं। हाँ और जितना फीडबैक बूस्टर का अच्छा है, हर बच्चे को मतलब संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है, इससे अच्छा और क्या? ओके आप एज ए प्रमोशन पर्सपेक्टिव से बोला था बस, और तो संतुष्ट हो आप? फिर ठीक है। तो अब ऐसे तो बोलेंगे ना हम कि अभ्युदय बैच आया आपको बताना है अपने साथ वालों को, वो तो जायज बात है ना। ये थे ही घरा बढ़िया जो है वो दुकान खोल रखी हो और बढ़िया सामान विक्रय कर रहे हो, तो थे तारे जाती टाइम ये बोल सुन भाई बिना भी बताइयो कि आपने गना चीज़ आई है नहीं, बोलोगे ना। ये तो सिंपल चीज़ है। ये तो जो एक आप किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो आधार है उसका। मैं तो रुक गया बस, वो क्या बात हो गई। हाँ करवा देंगे गायत्री जी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब मैं पढ़ा दूँ ये, डट जाओ अबे, सब हो जाएगा। अब 2 दिन आज और कल जो है ना पढ़ लो, फिर 3 दिन छुट्टी जाओ, उसके बाद में बात करेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सभी टीचर्स का, थैंक यू। हाँ कोई बात नहीं, अब 3 मिनट जाया चले गए, कोई बात नहीं है। अब जो इधर आओ और अब बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में। मेरे पास एग्जैक्ट जो है ना 40 मिनट है, उसके बाद मैं ऑफिस निकलूंगा। तो अब 40 मिनट में तुम्हें डीपीएसपी पढ़ना है, और 40 मिनट के लिए मैं तुम लोगों के जो कमेंट बंद कर रहा हूँ और जो पढ़ाता हूँ, याद करवाता हूँ, फिर बाद में कमेंट देखूंगा। तो डीपीएसपी आप लोगों को याद रखना। तभी मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड डालूँ ताकि तुम्हारे लिए जो और फायदेमंद हो। तो ये डीपीएसपी क्या है? ये संवैधानिक निर्देश हैं दोस्तों। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जब भी सरकार कोई नीति कानून बनाए तो इन तत्वों को ध्यान में जरूर रखे। और आपके ये कहां से कहां है? 36 से 51 तक है।
ये कुछ प्रकृति के हैं, जैसे कुछ समाजवादी प्रकृति के हैं, कुछ गांधीवादी प्रकृति के हैं, कुछ उदारवादी प्रकृति के हैं। हम पहले पूरे पढ़ते हैं, फिर इस पेज के ऊपर हम लोग आएंगे। आर्टिकल 36 कहता है राज्य शब्द का वही अर्थ है, राज्य शब्द का वही अर्थ है जो आर्टिकल 12 में है, जो भाग 3 में है, जो भाग 3 में है। तो मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 12 पढ़ा क्या था, राज्य से क्या तात्पर्य है। आर्टिकल 37 क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल सुझाव है। तुम इन्हें लेके कोर्ट में मत चले जाना, इन्हें लेके कोर्ट में मत चले जाना कि जो है वो आपने ये कहा था कि जो है वो ये मिलेगा, नहीं, ये सुझाव हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लागू नहीं किए जा सकते। ये देश के शासन में मूलभूत है। जब हम कोई नया कानून बनाए, नीति बनाए, तो विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन जो है वो इसके आधार पे आप क्या नहीं जा सकते, इसके आधार पे आप लोग जो है वो कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। दो आर्टिकल याद रखना आपको। 36 क्या कहता है, आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही है जो तुम लोग जो है वो पढ़ के आए हो आर्टिकल 12 में, जायज बात है। और जो है वो दोस्तों आर्टिकल 37 कहता है कि ये जो है वो सुझाव है, ये जो है वो दोस्तों क्या है, सुझाव हैं, ये न्यायालय द्वारा, इसके आधार पे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय लागू नहीं करेगा इन्हें। आप इसके आधार पे केस नहीं कर सकते कि डीपीएसपी में ये कहा है, ये सुझाव है। सरकार जब भी कोई कानून बनाए, सरकार जब भी कोई नीति बनाए, तो इनको ध्यान में जरूर रखे, इनको लागू करे। आगे बात समझ में। 38 क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। इनका उद्देश्य क्या है कि राज्य पब्लिक वेलफेयर के लिए एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाए जिसमें सोशल जस्टिस भी मिले, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिले, राजनीतिक न्याय भी मिले, आय की असमानता खत्म हो, अवसर की असमानता खत्म हो, सुविधा की असमानता खत्म हो। बताओ, अब उद्देश्य भी बता दिया 38 में। 38 के अंदर इन्होंने क्या कह दिया कि उद्देश्य भी बता दिया कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है कि राज्य ऐसा एक सोशल स्ट्रक्चर बनाए जिसमें तीनों प्रकार के न्याय मिल जाए, असमानता सारी खत्म हो जाए, असमानता धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करे, सबको अवसर समान मिले, सुविधा समान मिले, इनकम भी सबकी ठीक ठाक बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक बहुत करोड़ों में, एक हजारों में, ऐसा नहीं कि जो अवसर जो है एक वर्ग को मिल रहे हो। तो अब आपको 36, 37, 38 याद करने में बड़ी इजी होएगा। कैसे याद होंगे ये, क्योंकि यहां इन्होंने कहा राज्य की परिभाषा, फिर इन्होंने बताया कि इनकी प्रकृति क्या है, इनकी जो प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या है दोस्तों, ये सुझाव है, परामर्श है। राज्य जब भी कोई नीति बनाए तो इनका ध्यान में रखे, न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता। और 37 में ये क्या बता रहे, 38 में क्या बता रहे, डीपीएसपी का जो है वो दोस्तों उद्देश्य बता रहे हैं कि इसके माध्यम से हमें न्याय की जो है वो दोस्तों स्थापना करनी है और असमानता जो है वो हमें जो है वो खत्म करनी है। ये बताओ किस किस को, 3 आर्टिकल किस किस को क्लियर। हाँ, अब मैं क्या करूं, मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे कमेंट के बिना, क्योंकि मेरे को तब तक पढ़ाने में मज़ा नहीं आता जब तक जो है वो सामने से तुम्हारे कमेंट नहीं आए कि हाँ सर आ गया समझ में। हम्म। हाँ, मेरे से भी तुम्हारे कमेंट के बगैर रहा नहीं जाता, क्योंकि ठीक है। तो 3 आर्टिकल समझो, पहले पहले 3 आर्टिकल समझो। और क्या याद रखना है आप लोगों को, राज्य की परिभाषा 37 में इनका नेचर क्या है, ये सुझाव है, परामर्श है, न्यायालय लागू नहीं करेगा, आप इसके आधार पे केस नहीं कर सकते हो, ये स्टेट के लिए जो है, याद रखें, याद भी हो रहे हैं। और 38 इनका जो है वो उद्देश्य बताता है कि हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है, ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बनाना है और हमें आय, सुविधा और अवसर की असमानता को खत्म करना है। बताओ, एकदम श्योर। नया कह रही है कि 12, 36 और 152 में क्या अंतर है।
152 में हम जिस राज्य की बात करते हैं उसका संबंध जो है वो दोस्तों किससे है, आपके जो आपके यहाँ स्टेट हैं, और वो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेट में यूपी एमपी सब कुछ आता है। 12 और 36 में हम पॉलिटी के स्टेट के बारे में बात करते हैं। राज्य मतलब हम सरकार से तात्पर्य निकालते हैं। जिस आर्टिकल 12 को मैंने बहुत डिटेल में नया समझाया था, बहुत डिटेल में नया समझाया था कि राज्य से तात्पर्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार की संस्थाएं, पंचायती राज, नगर निकाय सरकार की मशीनरी से हैं। ऐसा नहीं हो सकता। टीम 9 से 5 कॉल अटेंड करती है सुमित। आप 9 और 5 के आगे पीछे कॉल करेंगे तो आपका जो है वो फ़ोन बंद आएगा, क्योंकि उनका भी जीवन है। हर आदमी नींद में सोना चाहता है, चैन से सोना चाहता है, तो 9 से 5 के अलावा वो आपका कॉल अटेंड नहीं करेगा। अभी आप कर लेना 9:15 बजे। अगर कोई टेक्निकल टीम कोई समस्या, हाथों हाथ समाधान हो जाएगा। एकदम मतलब शानदार टीम। अब फ़ोन बिजी चल रहा है, तुम्हें वापस करने का प्रयास नहीं है तो वो तो गलत बात है। एक का समाधान चल रहा है तो बिजी तो चलेगा। हाँ, आगे ये क्लियर है। 36, 37 और 38 किस किस को क्लियर है? हाँ, चलो भाई, अब किसी की नहीं सुनेंगे अशोक, पहले ये आर्टिकल सुनाऊंगा मैं। अब मैं वापस चलूँ, 3 आर्टिकल याद करवा के फिर वापस आता हूँ, है ना? नहीं तो तुम कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो चालू रखोगे अपना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ 39। हाँ, याद रखिए दोस्तों, जो है वो 39 को याद करते हैं। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व है। क्या? स्टेट को कुछ चीज़ें जो है वो दोस्तों जो है वो अपनानी चाहिए। स्टेट है मतलब यहाँ सरकारी मशीनरी के बारे में बात हो रही है, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, नगर निकाय या सरकार का कोई भी सिस्टम, उनको क्या करना चाहिए? पुरुष एवं स्त्री सभी को जो है वो दोस्तों जो है समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन देने चाहिए। मतलब महिला और पुरुष को, मेल और फीमेल को जो है वो दोस्तों क्या देना चाहिए आपको? यहाँ पे रोजगार के साधन जो है वो समान रूप से उपलब्ध करवाने चाहिए। ये आपका क्या 39A है, छोटा वाला है 39A है। फिर उसके बाद में समुदाय के भौतिक संसाधनों का, जो फिजिकल रिसोर्सेज है। सर फिजिकल रिसोर्स क्या होते हैं? जैसे जमीन हो गई आपके यहाँ, उद्योग धंधे हो गए, कृषि हो गई दोस्तों आपके यहाँ, प्रॉपर्टी हो गई, इनका स्वामित्व एवं नियंत्रण ऐसा हो कि दोस्तों सामूहिक हित जो है वो सुनिश्चित हो सके। मतलब सभी का हित सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं हो कि आपके फिजिकल जो रिसोर्सेज है वो केवल एक वर्ग के पास है, या किसी एक वर्ग के पास उसके कंट्रोल है, जमीन केवल एक वर्ग के पास है, उद्योग धंधे केवल एक वर्ग के पास है। ये नहीं, हमें आने वाले टाइम में इस तरीके का एक सिस्टम बनाना है जिससे फिजिकल रिसोर्सेज जो है उनका स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार से बांटा जाए कि सार्वजनिक हित सुनिश्चित हो सके, सबको इसका लाभ मिल सके। और तीसरी बात क्या है? आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें धन और उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो। धन और उत्पादन का केंद्रीकरण ना हो, मतलब पैसा केवल एक वर्ग के पास नहीं हो, कि पैसा केवल ऊपर वाले 10% लोगों के पास नहीं हो, उद्योग धंधे केवल एक वर्ग के पास नहीं हो। 39B और C इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हें लागू करने के लिए दोस्तों जो है वो आपके मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 14, 19 और 31 में जो है वो कटौती की जा सकती है। याद आया तुम लोगों को? 29B C मैंने याद करवाया था पहले से। 39 ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो 39B और से मैंने याद करवाया था पहले। फिर बाद में डी क्या कहता है? आपने रोजगार दे दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए जो है वो समान वेतन की व्यवस्था हो। क्या हो दोस्तों? समान वेतन की व्यवस्था हो। मैं डिटेल में याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, वैसे जनरली 39 को जनरली याद करने की कोशिश बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो एटलीस्ट डिटेल में याद करें। डिटेल में याद करें तो याद रह जाएगा आपको। पुरुष और महिला को समान रोजगार, फिर क्या करें? भौतिक संसाधनों को सही तरीके से बांटो, आर्थिक व्यवस्था ऐसी रखो कि धन का केंद्रीकरण नहीं हो, और महिला पुरुष को समान वेतन दो। उसके बाद में ई में, अब भाई आपने जो ना ए के अंदर क्या कहा था? महिला पुरुष को समान रोजगार दो। अब दोस्तों जो है वो बी के, अब बी सी के अंदर आप लोग पढ़ रहे, बी और सी के अंदर की भी भौतिक संसाधनों को सही से बांटो, धन का केंद्रीकरण मत हो। डी में तुमने कहा कि इनको जो है समान वेतन दो। और उसके बाद में ई क्या कह रहा है? पुरुष एवं स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति दोस्तों उसका ध्यान रखो, तथा बालकों की आयु का दुरुपयोग न हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक ऐसे रोजगार में न जाए जो उनकी आयु तथा शक्ति के अनुकूल ना हो। मतलब
मतलब अगले से ऐसा काम मत करवाओ जो उसकी आयु के अनुरूप नहीं है या उसके शक्ति के अनुरूप नहीं है, तो ऐसा काम मत करो। तो मतलब पुरुष एवं स्त्री कार्य जो काम करने वाले जो है उनके स्वास्थ्य और शक्ति के अनुरूप ही दोस्तों जो है उनके लिए जो है वो काम दो। मतलब उन्हें स्वास्थ्य और शक्ति जब उनका बल है उसके अनुरूप उन्हें काम मिले, जायज बात है। बालकों की आयु का भी दुरुपयोग ना हो, ठीक है, ये याद रखें। फिर दोस्तों एफ क्या कहता है, तो यहां पे दोस्तों जो है वो याद रखें, ई ने क्या कहा है, आपने वेतन की बात कर ली, तो अब वो ये बोला गया है कि मेल फीमेल और चाइल्ड अगर कोई काम, वैसे तो चाइल्ड काम ही नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मेल फीमेल जो है उन्हें उनके स्वास्थ्य, उनके आयु और शक्ति के अनुसार काम दो, आयु और शक्ति के अनुसार काम दो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के और सुविधाएं दी जाए ताकि उनका जो है वो दोस्तों जो है वो उत्थान हो सके, उनका विकास हो सके, शोषण ना हो उनका, ठीक है। तो दोस्तों जो है वो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब देखो 39 पे जनरली ध्यान नहीं दिया जाता, 39 पे जनरली ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन फिर मैं तुम लोगों को सब आर्टिकल भी याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तुम लोगों को याद क्या करना है, तुम लोगों को इतनी बात याद करनी है कि 39 के अंदर जो है वो क्या है, राज्य के लिए अनुसरणीय तत्व की बात की गई है गुरुजी। हाँ की गई है, हमें पता है, तो की गई है। तो ए के अंदर ये कहा कि मेल फीमेल को जो है वो रोजगार जो है वो दो, जायज बात है। बी और सी तो गुरुजी पहले से ही याद है कि भौतिक संसाधनों को ढंग से बांटो, भौतिक संसाधनों को ढंग से बांटो और ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाओ जिसके अंदर धन का केंद्रीकरण ना हो, धन का केंद्रीकरण ना हो। कहाँ, अभी बात सही है। अब वापस जब हम ए बी सी के बाद में जो है वो ए के बाद में जब डी में आते हैं, तो डी में कहते हैं कि महिला पुरुष को वेतन अच्छा दो, कहाँ, ये भी जायज बात है। ई में कहते हैं महिला पुरुष को आयु और शक्ति के अनुरूप काम दो, आयु और शक्ति के अनुरूप काम दो। और एफ में कहते हैं बालकों के विकास के लिए जो है वो दोस्तों जो व्यवस्था करो। इतने याद करने पड़ेंगे, केवल यही यही है, इतने बाद में नहीं है, केवल यही यही है, इतने बाद में नहीं है। हाँ केवल यही यही है, इतने। बताओ। क्लियर है एकदम श्योर। सर रिवीजन कैसे करें, 3-4 बार करने के बाद भी थोड़े दिनों में भूल जाते हैं, भूल जाते हैं थोड़े दिन। मतलब अगर आदमी रिवीजन नहीं करें तो मुझे ये नहीं पता कि मेरा पहला मोबाइल नंबर क्या था, काम ही नहीं आया। और आजकल जब हम सब कुछ जो है वो याद करने की प्रवृत्ति नहीं रखते तो हमें अपने घर के नंबर भी जो है वो याद नहीं रहते। जनरली अब सब कुछ है, तो याद करने की अगर हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे किसी चीज़ को, जितना मतलब आदमी जो है ना सब कुछ भूल जाता है समय के साथ। ये तो तुम तो कंटेंट की बात कर रहे हो, आर्टिकल याद क्यों रखे, दिमाग को इनमें मज़ा थोड़ी आता है, मन को मज़ा थोड़ी आता है। चीज़ें वही याद रखी जाती हैं जिनको मन को मज़ा आए। ये तो दिमाग को जो है एक्सरसाइज करवाते हैं बिना मतलब के, तुम्हारा खाया पिया निकाल देते हैं ये आर्टिकल। तो दिमाग जो है वो चाहता है कि याद करे, लेकिन रिवीजन तो मन करवाता है ना, रिवीजन तो मन करवाता है। तो अब मन पे अगर तुम्हारा कंट्रोल है कि जो है वो रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, तब अंकित इन सारी बातों के ऊपर चर्चा हम अलग से करेंगे, है ना। अभी मैं केवल फैक्चुअल पोर्शन को कवर कर रहा हूँ और उसके बाद मैं हर सेक्शन की एक एक क्लास लेके आंसर राइटिंग पे और करूँगा। सर इनको सीक्वेंस में याद करने हैं या नहीं करना, सीक्वेंस में करना, नहीं तो क्या मतलब है, नहीं तो क्या ही मतलब है। हाँ नहीं अशोक, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। अब सुरेखा कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा सर लाइव क्लास का जब आप सवाल का जवाब नहीं देते। मैं तो सबका जवाब देता हूँ सुरेखा, लेकिन मुझे लगता है कि और कुछ चेंज करना चाहिए जनवरी तक, ये थोड़ा और जो है वो आगे प्रीमियम पे ले जाना चाहिए, और जिससे जो है वो लाभ स्टूडेंट्स को भी हो। क्योंकि बेटा जब 1 घंटे की क्लास और सामने 1000 बच्चे हों तो डेली आपका जो है ना एक कमेंट का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो है वो हर आदमी चाहिए कि मेरे हर सवाल का जवाब मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कई होते हैं सर पढ़ाओ 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 ध्यान मत दो। हाँ पूछो सुरेखा और कंचन। अब देखो सुरेखा पूछ रही कि करौली हिंडौन सिटी में बुक मिल जाएगी क्या, और मैंने कितनी बार पूछ लिया यार, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया।
तो सुरेखा, अब आपको अपना जो है ना संतुलन बनाए रखना चाहिए सुबह सुबह। आपका नहीं बने तो कम से कम मेरा खराब नहीं करना चाहिए। किताब जब आएगी तो हर जगह पहुंच जाएगी, और ये आपका काम है कि बुक कहाँ पहुंच गई है, कहाँ नहीं पहुंच गई है। हम हमारी तरफ से हर जगह भिजवा देते हैं। करौली इंडोन में नहीं पड़े तो आप जाके दौसा से ले आना भाई, जयपुर से ले आना, आती किताब हर जगह है ना। तो ये कोई तुम्हारा इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था कि लाइव क्लास में इसका जवाब दिया जाए कि बौद्धिक विकास की प्रारंभिक प्रक्रिया के अंदर जो है। हाँ, अब ये मोनिका जी कहना है कि सर पढ़ रहे हैं फिर भी डर लग रहा है, इनके लिए मोटिवेशन क्लास में लेता रहता हूँ, और उनसे आप जो है थोड़े मोटिवेट होते रहो, रिवीजन करोगे तो समस्या खत्म हो जाएगी अपने आप। अब शमशद का कहना है सर सुबह आपका पढ़ाने का मन होता है और हमारे पढ़ने का मन होता है, लेकिन जो है वो। हाँ हाँ, अब सूर्यका कह रही है कि सर भाई जो है जयपुर रहता है इसलिए पूछा है, नहीं वो ले आएगा। अब देखो आपने 4 मिनट ले लिए दूसरों के, मतलब कितना तगड़ा रिदम बना हुआ था कि आप जो है वो आर्टिकल 36 पढ़ चुके थे, 37 पढ़ चुके थे, 38 पढ़ चुके थे, 39 पढ़ चुके थे, कितना बढ़िया रिदम बन रखा था। आपने अपने स्वार्थ के लिए 4 मिनट खराब किए हैं, मेरे नहीं, हर विद्यार्थी के जिसने सुबह अपना समय निकाला है। अब आप बताओ क्या आगे से आपके किसी भी कमेंट पे ध्यान दिया जाए? आपको लगता है कि आपके कमेंट ऐसे हैं जिन पे ध्यान दिया जाए? अगर ये कमेंट आर्टिकल 36, 37 या 38 या 39 से संबंधित था, क्या तुम लोगों को एक लिमिट का नहीं पता है कि क्या एक मास्टर की और जो है वो स्टूडेंट की लिमिट होती है? ये पूछने लायक नहीं था। और तुम्हें बार बार एक चीज़ समझाई भी है कि आते ही क्लास के अंदर तुम लोग जो हो मत किया करो, ऑनलाइन का लाभ लो कि तुम्हारी एक एक चीज़ को सुना जा रहा है। बातें करने के लिए एडमिशन लिया है क्या तुम लोगों ने? है ना, बहुत अच्छे हो तुम, इच्छा पूरी है। और तुम लोग आने वाले टाइम में एग्जैक्ट देखोगे कि जो है इस ऑनलाइन की फीस भी जो है वो ऑफलाइन से ज़्यादा करनी पड़ेगी, और उसका कारण धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है, धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है। हाँ, अब मैं कहूँ नहीं कमेंट, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कि जिसका कारण क्या है, क्यों करनी चाहिए। अफोर्डेबल बना रखा है, लेकिन इसका लाभ सही से जो है वो मिल नहीं पा रहा है आप लोगों को, तो मेरे को ज़रूर लग रहा है। क्या ही मतलब लोग हो यार, सुबह सुबह मतलब हर क्लास में 7-8 ऐसे होते हैं जिनको यही करना है। करो तुम, भगवान भला करे तुम्हारा, ईश्वर देख रहा है। दूसरों की यहाँ जो और देख रहे हैं ना, उनकी दुआएं लेके जाओगे तुम की, जिनके 5-5 मिनट खराब हो रहे हैं। तो प्लीज आगे से कृपया रखें। अब अगर कोई वापस कमेंट करे ना, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर सुन रहा है किसी को तो बाकायदा ब्लॉक हो जाओगे। सुबह सुबह पढ़ लो, बुरा लग रहा है तो तुम लोग जो है बुरे के लायक हो। तुम्हें जो है वो फिर बाद में एक एक कमेंट पढ़ के तुम्हें जवाब दे रहे हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं, फिर भी तुम लोग ऐसे हो, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत जल्दी तैयारी करने आ गए हो। गंभीरता जरूरी है हर चीज के अंदर। तो ये लास्ट बार बोल रहा हूँ, देख लो इनको, ठीक है। अब हाँ चलो, क्या करना है याद करके, 39 तक याद हो गया तुम्हें। अब 39A के ऊपर बात करते हैं। रिवीजन क्यों करवाना बार बार, मैं क्यों दुख पाऊँ फालतू के अंदर। 39A जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, सभी को समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाए। मतलब जो अगर किसी के पास कोर्ट के अंदर वकील ना हो, उसके लिए भी हमारे यहाँ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, नालसा है दोस्तों आपके यहाँ। और वो जो है उसी के तहत उसके स्टेट ब्रांचेज हैं, जिला में भी हैं, और वो क्या करवाते हैं, आपको निःशुल्क एवं विधिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं अगर कोई आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता वकील को। तो बताओ कितना अच्छा आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 39A, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 39A, जिसके तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब आप लोगों के पास अगर अफोर्ड करने के लिए वकील नहीं है तो गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है। बताओ अच्छा आर्टिकल जोड़ा। हाँ, याद रह जाएगा आप लोगों को। हाँ, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसको लागू करने के लिए फिर अलग से जो है एक बना हुआ है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो दोस्तों नेशनल लेवल पे, फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, राज्य लेवल पे फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको वहाँ अप्लाई करना पड़ता है अगर आपके पास वकील अफोर्ड करने के पैसे नहीं है तो। फिर वो आपको जो है वो एक पब्लिक वकील उपलब्ध करवाते हैं जो आपका केस लड़ता है।
याद रह जाएगा। तो 39A क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता। आगे 40, आर्टिकल 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा, और राज्य ने कर लिया भाई प्रयास। आपके यहाँ पे जो अब आर्टिकल दोस्तों भाग 9A के अंदर 243 से लेकर दोस्तों जो है वो 243O तक क्या है, 243O तक सर जो है वो अपने यहाँ ग्राम पंचायतें ही हैं। कर लिया प्रयास, तो ये आप लोगों का ग्राम पंचायतों का गठन, ये क्या हुआ, ग्राम पंचायतों का गठन। अब चलते हैं 41 में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। याद रखें, देखो राज्य बेकारी मतलब कोई आदमी बेरोजगारी में है उस समय, बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, बीमारी में और निशक्तता में तथा अन्य अभाव की दशा में उसे लोक सहायता पाने का अधिकार है। लोक सहायता मतलब सरकार की सहायता दोस्तों जो है वो सरकार के, हाँ इसी में मन का जो है वो सरकार की सहायता प्राप्त करने का दोस्तों उन्हें जो है वो क्या है, अधिकार है। किसके अंदर, बेरोजगारी में, वृद्धावस्था में, आपके यहाँ बीमारी में, निशक्तता में, अन्य अभाव में जो है वो दोस्तों इस कंडीशन में लोक सहायता पाने का अधिकार है। और वो लोक सहायता किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो लोक सहायता क्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। लोक सहायता के अंदर मान सकते हो कि आप लोग जो है वो छात्रवृत्ति मिले, लोक सहायता के अंदर हो सकता है कि दोस्तों आपको छात्रवृत्ति मिले, लोक सहायता के अंदर दोस्तों हो सकता है सरकार की सहायता में आपको बेरोजगारी भत्ता मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, हो सकता है कि दोस्तों आप लोगों को जो है वो वृद्धावस्था पेंशन मिले, क्या वृद्धावस्था जो है वो पेंशन मिले, लोक सहायता में वृद्धावस्था पेंशन मिले आपको जो है वो। उसके अलावा जो है वो महिलाओं के लिए अलग से एकल नारी पेंशन की हमारे यहाँ व्यवस्था है, मिलती है ना। हाँ, दिव्यांग पेंशन योजना हमारे यहाँ अलग से चल रही है, दिव्यांग पेंशन योजना अलग से चल रही है। उसके अलावा वृद्धावस्था आश्रम हम लोग अलग से बना रहे हैं, वृद्धावस्था आश्रम हम लोग अलग से बना रहे हैं। उसके अलावा लोक सहायता के अंदर, उसके अंदर दोस्तों जो है वो मनरेगा जैसी योजना हम लोग चला रहे हैं, मनरेगा जैसी योजना हम लोग चला रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी जो दोस्तों एक्ट है उसके तहत जो है वो अपने यहाँ अनाज दिया जा रहा है। ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये याद रखना आप लोगों की, कि आप लोगों को याद रखना कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। तो ये क्या याद रखना दोस्तों आप लोगों को, हाँ क्या याद रखना है मोनिका, इसके लिए संविधान संशोधन पढ़ेंगे बेटा। यहाँ केवल नाम सुन रहे हैं आप, फिर ट्रैक से चूक रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, फिर ट्रैक से चूक रहे हैं। अब किसी को नालसा रालसा पढ़ना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, पूरी न्यायपालिका 99 पेज की पढ़ेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट क्या होता है। ठीक है, उसके आगे तुम्हें सबॉर्डिनेट कोर्ट का पता चलेगा, अधिकरण क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है, फैमिली कोर्ट क्या होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होते हैं, ग्राम अदालत क्या होती है दोस्तों, आपके यहाँ पे पंचायत अदालत क्या होती है, मोबाइल कोर्ट क्या होते हैं, नालसा क्या होता है, रालसा क्या होता है, हम पढ़ेंगे। उसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे न्यायिक समीक्षा क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, हाइपर एक्टिविज्म क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, आपके जो है वो जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं। 99 पेज की न्यायपालिका पढ़ूंगा, 99 पेज की लिखोगे तब पता चलेगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी पॉलिटी होगी। हाँ, तो अभी जो पढ़ रहे हो अभी के लिए बस उतना ही पढ़ो, अभी के लिए बस उतना ही पढ़ो। पहले दिन से कह रहा हूँ, जहाँ हो उसको एकदम निपुणता से याद कर लो। उसके बाद में आगे तो तुम्हें इतना कुछ मिलेगा जिसकी संकल्पना तुमने की नहीं होगी, इतना तो तुमने पढ़ा ही नहीं होगा। तुमने आज से पहले मूल अधिकार इतने डिटेल में पढ़े, मूल अधिकार इतने डिटेल में पढ़े हैं कभी, फंडामेंटल राइट? मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़े होंगे। संवैधानिक निर्माण थोड़ी पढ़ा है अभी। तो कुछ दिशाओं में दोस्तों जो है वो आर्टिकल, हाँ अंडर नहीं आता है, इसको लागू करने के लिए योजना आई हुई है। तो थोड़ा सा पैसेंस रख लो, सब कुछ। आज डीपीएसपी याद नहीं कराऊंगा, पढ़ा के जाऊंगा। याद करवाते हुए बहुत दिन हो गए, गला छिलवा लिया मैंने, लेकिन लोगों में वैल्यू नहीं है, याद नहीं करवा। समझ में आ गया, बस याद तुम करो। आर्टिकल 42 क्या कहता है, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। जहां पे भी आप रोजगार करें, जहां पे भी आप काम करें दोस्तों, वहां पे दोस्तों काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अग्निशमन यंत्र होना, मतलब उनकी जो दशाएं हैं काम करने की वो ठीक होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध है, प्रसूति सहायता
सहायता के तहत जो है उन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो मातृत्व अवकाश मिले, चाहे जो है उसके तहत जो उन्हें जो है वो सरकार के द्वारा हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना के तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जिसके अंदर जो है वो टीकाकरण की व्यवस्था भी है, फ्री एम्बुलेंस दिया जाता है, ब्लड भी जो है वो दोस्तों जो है दवाई जांच सब कुछ उपलब्ध करवाया जाता है। हाँ ना, ठीक है, आगे चले, उसके बाद बात करते हैं 42 के बाद में। हाँ, बेसिक फैसिलिटीज देना। 43 क्या कहता है, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी दी जाए। कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, इतनी मजदूरी तो दो ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, उनका जीवन स्तर अच्छा हो, उनके लिए अवकाश की व्यवस्था हो, और उनके साथ साथ कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दो। क्या दोस्तों, याद रखें, कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दो। तो 43 में क्या कहा गया, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी दो, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी उपलब्ध करवाई जाए। 43 ये क्या कहते हैं, कर्मचारियों को प्रबंधन में भागीदारी दो। याद रखें दोस्तों, आप लोगों को याद रखना होगा 42वें संविधान संशोधन से हमने क्या कहा, कर्मचारियों का मैनेजमेंट में भी जो है वो रोल होना चाहिए, कर्मचारियों का मैनेजमेंट में भी रोल होना चाहिए। और फिर 43B क्या कहता है, सहकारी संस्थाओं के गठन को भी बढ़ावा दो। और तुम्हें पता है सहकारी शब्द जहां पे भी आएगा वहां कौन सा संविधान संशोधन होगा, 97वां संविधान संशोधन। तो 43 आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 43 कहता है कि दोस्तों जो है वो निर्वाह मजदूरी होनी जरूरी है, निर्वाह मजदूरी दो। और उसके बाद में दोस्तों दो सब आर्टिकल जोड़े हुए हैं, और वो ए और बी क्या कहते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, कि उन्हें प्रबंधन में भी भागीदारी दो, मैनेजमेंट में भी, केवल काम करने में नहीं। उनसे पूछो हमें क्या करना चाहिए संस्था के लिए, कर्मचारियों का मैनेजमेंट में रोल होना चाहिए। हम जब कोई पॉलिसी मेकिंग करें अपने संस्था की तो उस समय अपने कर्मचारियों से पूछना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों उन्हें सहकारी समिति बनाने का भी जो है वो अधिकार दो। ये 43, ये 43 है। ये क्या है दोस्तों, 43 आ गया समझ में। 43 क्या कहता है, अब 42 भी समझ में आ गया तुम लोगों को। 42 क्या, काम की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए, मतलब वहां पे अग्निशमन यंत्र हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सारी चीजें वहां पे जो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका 41 क्या कह रहा है, कुछ दशाओं में जो काम, शिक्षा और लोक सहायता, याद रह जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 43। 44 क्या कहता है दोस्तों आपके यहाँ पे, आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। अभी कल मोदी जी ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, और अब आने वाले टाइम में जल्दी बनने वाला है कि अलग अलग लॉ नहीं होने चाहिए, एक समान जो है वो लॉ होने चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारे यहाँ बननी चाहिए। 44 याद हो जाएगा। अब 45 के बारे में आगे चलते हैं। अब क्या चलते हैं, 45 के बारे में जो है वो आगे चलते हैं, चलो। हाँ, 45 के बारे में आगे चलते हैं। 44 तक याद हो गया तुम्हें, समझ तो आ गया। गुरुजी याद नहीं हो रहा, मेरी गलती थोड़ी है, समझाने की बात हुई हुई, याद की बात कहाँ हुई हुई है। मैंने थोड़ी कहा याद करवाऊंगा मैं, इतने दिन करवा दिया तो बहुत बात हो गई। अब आगे वाले आर्टिकल तुम ही याद करोगे, समझाऊंगा पूरा, समझाऊंगा पूरा, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा जो समझ में नहीं आए। हाँ, 43 BS के ने कहा सर दोबारा बताओ। 43 जो है वो ए कहता है प्रबंधन में भागीदारी होगी। 43 B कहता है कि सहकारी समितियों को जो है वो बढ़ावा दो। आपके यहाँ कोऑपरेटिव सिस्टम जो है वो बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो कि आपके यहाँ सहकारी समितियों के रूप में कृषि सहकारी समितियां चलती हैं, दुग्ध सहकारी समितियां चलती हैं। हाँ, तो समझाऊंगा पूरा, एकदम क्लियर बताओ, समझने में दिक्कत है तो। याद की देखो अपनी बात नहीं हुई थी, ये कोई भी नहीं लिखता है कि याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये तो मैंने बिना मतलब का बेड़ा उठा रखा है कि मैं करवाऊंगा याद, मैं करवाऊंगा। हाँ हाँ, ये तो मैंने ही बिना मतलब की जो है वो चौधरी ले रखी है कि हाँ रुक भाई तू बटन दबाना कटो सीखी है, चलो बाहर चलो। एक तो ठीन ए दबा लिया रठीन, तू उठता है सुबह पहले पैसा, चलो बाहर चलो। इन्हें ध्यान पड़ गया कि आगे कमेंट सेक्शन बंद कर दो। हाँ कुछ नहीं, बाद में, थोड़ी देर बाद में, बस अभी इनको 4 आर्टिकल और बताना है, उसके बाद में तेरे को खिलाएंगे। हाँ हाँ, तो ये तुम, हाँ ठीक है। हाँ कोई नहीं ममता जी, धीरे धीरे जो है वो कवर हो जाएगा। बताओ क्लियर है,
44 तक क्लियर। अब 45 46 हाथों जो याद नहीं, समझाता हूँ तुम लोगों को, तुम्हें पता चले कि जनरली पढ़ाई कैसे होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 45 के बारे में। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो है वो दोस्तों याद रखे, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए जो बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की बात करेगा। जैसे हमारे यहाँ आंगनवाड़ी है, जैसे हमारे यहाँ आंगनवाड़ी है, तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा के लिए जो है वो राज्य जो है वो दोस्तों जो है वो काम करेगा। ये आपका आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 है, याद रह जाएगा। सर याद का तो पता नहीं, पर समझ में आ गया कि आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बालक जो है उनके लिए राज्य प्रयास करेगा, राज्य जो है वो प्रयास करेगा। ठीक है, अब 46 की बात करते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए सरकार जो है वो शिक्षा एवं रोजगार के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो समृद्धि के लिए काम करेगी। तो 46 क्या कहता है, SC ST और अदर जो दोस्तों आपके अन्य दुर्बल वर्ग है उनके शिक्षा और रोजगार के लिए जो है वो सरकार जो है वो दोस्तों व्यवस्था करेगी। तो आप लोगों को याद रह जाएगा, 45 के अंदर जो था वो तुम्हें याद ही है। 46 समझ में आ गया, पूरा प्रॉपर समझ में आ गया ना ममता जी? साथ साथ ही मिलेंगे, है ना। आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपको ये पता नहीं होगा, जैसे जैसे क्लासेस होंगी वैसे वैसे मिलेंगे, और नवरात्रा में सारे एक साथ आ जाएंगे, तब तक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ, एक के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं हो सकता। आज समझ में आ गया ना? 46 समझ में आ गया ना? आर्टिकल 46 है कि SC ST अन्य दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा एवं रोजगार संबंधी हितों की वृद्धि जो है वो दोस्तों क्या करेगा, दोस्तों आपके यहाँ पे राज्य करेगा। 47 क्या कहता है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए भी राज्य प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, राज्य जो प्रयास करेगा पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और दोस्तों जो है वो लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी राज्य प्रयास करेगा। और राज्य मादक पेय पदार्थ और औषधियां जो है वो दोस्तों हानिकारक औषधियां है उन पे भी प्रतिबंध लगाएगा, उन पे भी प्रतिबंध लगाएगा। हाँ एकदम सही पकड़ा अंकित। अब सर याद करा दो, याद कैसे करा दो, अब कंप्लीट करवाऊंगा, 8:53 हुई है, मैं तुम्हें 9:15 तक तो मौली करते हुए करवा दूंगा, आज याद नहीं करवाऊंगा। याद तुम्हें खुद करके आना है, वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू नहीं है तो फिर क्या मतलब हुआ। हाँ चलो चलो साथ साथ चलो, तुम्हें 2-1 दिन में थोड़ा ये बटन दबा, इसको रोको। हाँ हाँ आगे चलते हैं दोस्तों, उसके बाद में जो है वो हाँ 48 पे चलते हैं। 48 पे क्या बात करते हैं दोस्तों, हाँ कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेंगे। ये जो परंपरागत कृषि कर रहे हैं नहीं, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। गोवंश, गाय, बछड़े, अन्य दुधारू पशु है, गाय का उल्लेख है हमारे संविधान में, या जो भारवाहक पशु है दोस्तों जो है इनकी नस्ल सुधार करेंगे और इनके वध को रोकेंगे, इनके वध को रोकेंगे, इनके वध को जो है वो रोकेंगे। याद रखना, कृषि एवं पशुपालन में टेक्नोलॉजी लाना है, सरकार को प्रयास करना है। ठीक है, गाय, बछड़े, अन्य दुधारू पशु और भारवाहक पशु हो गए, जैसे आपके यहाँ पे जो है वो भारवाहक के अंदर चाहे ऊंट आ गया, इन सबके नस्ल सुधार भी करनी है और वध को भी रोकना है। नहीं एकदम दीपक सही है, एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार बाहर जाके वापस आ जाओ ऐप पे। दूसरा 48A और हम लोगों ने जो है ना माया जी एकदम एग्जैक्टली याद करवा रहा हूँ, एग्जैक्टली समझा रहा हूँ। माया जी करेंगे सर आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, ना 1% नहीं कर रहा, एकदम समझा रहा हूँ। बताओ आओ यहाँ पे अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य सरकार कृषि और पशुपालन के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी उपयोग करवाएगी। आने वाले टाइम में कृषि को हमें परंपरागत नहीं रखना है, कृषि के अंदर हमें उर्वरक, कीटनाशक इन सब का उपयोग करना है। गाय, बछड़े और अन्य दुधारू पशु है, जैसे मैंने आपको समझा दिया, दुधारू पशु जो दूध देते हैं, इसके अंदर बकरी भी आती है, भैंस भी आती है, गाय भी आती है, समझ में आ रहा है? प्रॉपर एकदम सही समझा रहा हूँ। हाँ भारवाहक पशु है, भारवाहक पशु के अंदर ऊंट भी आता है दोस्तों जो है वो, उसके साथ साथ जो है बैल भी आता है, हाँ सांड भी आता है, उसके अंदर गधा भी आता है। भारवाहक पशु जो है वो जो है उनका नस्ल सुधार करेंगे, मतलब उनकी जो ब्रीड जो है उसको इंप्रूव करेंगे और वध को रोकेंगे। बताओ अब मैंने इसमें क्या फॉर्मेलिटी की, बताओ मैंने क्या फॉर्मेलिटी की, एग्जैक्टली वैसे ही तो पढ़ा रहा हूँ।
पूरा का पूरा समझाया है। आर्टिकल 48 क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर और जो है वो दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री में टेक्नोलॉजी का उपयोग लेंगे, और दोस्तों गाय बछड़े और अन्य दुधारू पशु है और भारवाहक पशु की नस्ल सुधार और वध को रोकेंगे। एकदम सही बताया मैंने। 47 में भी मैंने एकदम एग्जैक्टली तुम्हें बताया कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठा के लोक स्वास्थ्य में वृद्धि करेंगे, मादक पेय पदार्थ और जो है वो रेस्ट्रिक्टेड जो औषधि है उनको जो है कम करेंगे। मजा आ रहा ना, शानदार। 48A हमने अलग से जोड़ा जिसमें पर्यावरण संरक्षण है एवं संवर्धन की बात की गई। वन एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए भी जो है वो सरकार प्रयास करेगी। क्या याद रहेगा, हाँ, वन्य एवं वन्य जीव के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है वो दोस्तों ये जोड़ा गया। और दोस्तों क्या जोड़ा गया, ये जोड़ा गया कि पर्यावरण संरक्षण है, हाँ, और वन एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए भी काम किया जाएगा। क्या सर इसमें मजा नहीं आ रहा, तो मजे की मैंने गारंटी थोड़ी ले रखी है। याद नहीं हो रहा तो याद की गारंटी थोड़ी ले रखी है, सिलेबस की गारंटी ले रखी है और समझाने की गारंटी ले रखी है। ये तो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा था, ये तुम्हारे लिए क्या था, एक्स्ट्रा था, और तुम लोगों ने इसकी वैल्यू नहीं रखी। तो मैं याद क्यों करवाऊं भाई, याद करवाने की बात कहाँ हुई है, याद तो आदमी अपने दिमाग से करता है ना। तुम याद करो तुम्हारे 44 में क्या है, 40 में क्या है, 39 A B C D E F में क्या है, ये मतलब कहाँ होती है बात। हम कंटेंट क्वालिटी इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं पूरा पूरा याद करवा रहा हूँ तुम्हें। जितना समझाना बताओ दोबारा बता दूँ, तुम बताओ तो और बता दूँ। ऐसा सुधार मैं हर क्लास में कर दूंगा अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो। किसी का ईगो हर्ट हो रहा है ना, हाँ, अगर किसी का ईगो हर्ट हो रहा है तो अपने ईगो को थोड़ा नीचे कर ले। और ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम्हारा जो ना अधिकार नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा है, जिसके लिए एक टीचर एफर्ट डाल रहा है कि मेरे बच्चों को सब कुछ याद हो जाए, मेरे स्टूडेंट को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मतलब जो है तुम लोगों, अगर सब में ये आर्ट होता तो फिर बाद में सब ऐसे पढ़ा लेते। तो ये भी माँ सरस्वती की मेरे ऊपर कृपा है और मेरा खुद का डेडिकेशन है कि मैं ट्राई करता हूँ कि एक एक चीज़ याद करवा दूँ। हाँ, अभी तक तुम लोगों को इस चीज़ की वैल्यू नहीं आई है, अभी वैल्यू तुम्हें 2-3 दिन इसको पढ़ोगे ना तब आएगी कि कैसे जो है वो याद होता है। तो तुम लोगों को इतने दिन में पॉलिटी इजी लगने लगेगी, पॉलिटी तो इजी है गुरुजी, ये तो 100 क्यों याद करवा दियो। अब एक डीपीएसपी याद करके आया, फिर मैं बाद में देखूं। आगे बात करते हैं 49 के ऊपर। राष्ट्रीय महत्व के जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना भी राज्य के लिए जो है वो दोस्तों जो है वो जरूरी होगा, ये भी याद करना है। आर्टिकल 50 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका के जो कार्य हैं उनको जो है पृथक किया जाए। इसको समझा देता हूं। जनरली क्या होता है कि आपके जो है राज्य की लोक सेवाएं, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ जुडिशियल पावर भी है। अगर आप लोगों को पता चल रहा होगा, आप देखते हो कि तहसीलदार का कोर्ट होता है, एसडीएम का कोर्ट होता है, देखते हो तुम। आरडब्ल्यूए का अलग कोर्ट होता है, रेवेन्यू कोर्ट अलग चलता है। रेवेन्यू कोर्ट तो अलग चलता ही है, उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आप लोग ये भी देखते होंगे कि एसडीएम है और जो है तहसीलदार के पास सीआरपीसी के तहत भी पावर होता है कि किसी व्यक्ति को अगर पकड़ा गया है तो वो जो है उसे पुलिस सबसे पहले एज ए मजिस्ट्रेट उनके समक्ष भी पेश करती है। होता है ना कोर्ट, देखा होगा तुम लोगों, मजिस्ट्रेट पावर होती है। तो ये हमारे यहाँ ब्रिटिश कालीन टाइम से है। और आपकी लोक सेवाओं में कार्यपालिका शक्तियों के साथ साथ न्यायपालिका शक्तियां भी दी गई है। लेकिन जो है वो दोस्तों आर्टिकल 50 कहता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे सिस्टम सेट हो जाए फिर इनसे जो है वो दोस्तों केवल कार्यपालिका पावर ही रखो, न्यायपालिका की न्यायपालिका को दे दो। न्यायपालिका की किसको दे दो, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण के लिए भी कदम उठाए। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के जो काम है इनके पृथक्करण के लिए भी जो है वो दोस्तों जो है कदम उठाएं। तो मतलब क्या है, इन फ्यूचर जो है वो आपके यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट के पास जुडिशियरी के जो फंक्शन है, जो न्यायपालिका के फंक्शन है, उन्हें धीरे 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 कम किया जाए। न्यायपालिका जनरली न्यायपालिका में, कार्यपालिका जनरली कार्यपालिका में। अभी हमारे पास दोनों पावर है, ये कुछ ही पद हैं, सब में नहीं है। तुम लोग सोचो, ये जुडिशियल पावर हर पद में नहीं है, आपके जो वो डिप्टी के पद में भी नहीं मिलेगा, आपको अकाउंट सर्विस में भी नहीं मिलेगा, केवल दो में ही मिलता है, एक तो एसडीएम में, एक तहसीलदार में। अगर हम लोक सेवाओं में अगर हम मध्य स्तर की बात करें तो ये दो पावर यहीं मिलते हैं। डीएम साहब के पास तो है ही, उनके पास भी पावर है, लेकिन डीएम, कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के पास ही दोस्तों जो है वो क्या होता है,
आपके पास जो है वो कार्यपालिका काम था ही, नीति को लागू करना, योजना को लागू करना, इनका क्रियान्वयन करना। लेकिन इसके साथ साथ जो है याद रखें, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किया जाए। फिर समझाता हूं आप लोगों को, दो प्रकार के काम होते हैं, कार्यपालिका का काम जैसे योजना और इनको लागू करना, और एक न्यायपालिका का काम, एक है न्यायपालिका काम। और न्यायपालिका का काम में जो है वो दोस्तों आपके जुडिशियली संबंध। अब यहां राज्य की जो लोक सेवा है, अब लोक सेवा के अंदर अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ कौन आता है, डीएम साहब, कलेक्टर साहब आते हैं, एसडीएम आता है, टीडीआर आता है दोस्तों। तो अब ये जो ये पद है ना, इनके पास जनरली लोक सेवा किसके अंदर आती है, कार्यपालिका में। जनरली किसके अंदर आती है लोक सेवा, कार्यपालिका में। हमने पढ़ा था ना, कार्यपालिका में आती है लोक सेवा, नौकरशाही कार्यपालिका में आती है। तो इनके पास केवल कार्यपालिका के काम होने चाहिए, इनके पास क्या होने चाहिए, केवल कार्यपालिका के काम होने चाहिए। एडीएम प्रमोशन का पद है और उनका काम जो है वो एसडीएम और डीएम के मध्य का काम है, हम प्रशासन में पढ़ेंगे आगे जाके। अब आप लोगों को क्या याद रखें, हाँ अब नहीं प्रवीण ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को क्या याद रखना है इसके अंदर कि इनके पास कार्यपालिका के काम के साथ साथ न्यायपालिका के भी काम। आप कभी नहीं सुनते कि डीएम साहब ने धारा 144 लगा दी, धारा 144 लगा दी। आप लोग कभी कभी नहीं सुनते कि जो इसको पकड़ के फिर एसडीएम साहब के सामने पेश किया गया, उन्होंने जो है वो 151 में इनकी जो है वो दोस्तों जो है पाबंद किया है, जमानत दी है। नहीं सुनते तुम लोग, तहसीलदार कोर्ट में पेश किया गया, यहाँ पे जो है वो तहसीलदार ने किसी आदमी को जो है वो इसके अंदर पाबंद किया 151 के अंदर। नहीं सुनते, ये पावर्स आपकी जो है वो लोक सेवा के अंदर है। तो हमारे नीति निदेशक तत्व कहते हैं कि अभी तो ठीक है, अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामों को पृथक्करण करो। ये आपका जो 50। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में बढ़ावा दो, राष्ट्रों के बीच अच्छा संबंध हो, अंतर्राष्ट्रीय लॉ की पालना करो, अंतर्राष्ट्रीय विषयों में मध्यस्थता के साथ निपटारा को प्रस्तावन दो। लड़ाई लड़ाई में कुछ नहीं पड़ा, लड़ाई वड़ाई के अंदर कुछ नहीं पड़ा। आर्टिकल 51, मतलब भारतीय संविधान इतना संविधान अच्छा है जिसमें आपकी विदेश नीति की भी चर्चा है कि हमारे देश को क्या करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की वृद्धि के लिए बात करनी चाहिए, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंध होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि दोस्तों जो है वो तथा संबंध जो है के प्रति आदर होना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के अंदर मध्यस्थता द्वारा निपटारा करना है, युद्ध नहीं करना है। आपको तो इतना याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये आपके जो है वो नीति निदेशक तत्व कंप्लीट। संजय एकदम सही है, एक बार ऐप से बाहर जाके वापस आओ। हाँ समझाया मैंने पूरा, देखो भाई दोबारा समझाता हूँ, अगर किसी को एक बार भी इश्यू हो रहा है तो वापस समझा देता हूँ। 39 तक तो तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा याद कर। 40 ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता का अधिकार। फिर काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। फिर आपके जो है वो दोस्तों जो है वो कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी। फिर दोस्तों आपके यहाँ उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, सहकारी समितियाँ। हाँ ओके। उसके बाद में 44 समान सिविल संहिता। 45 6 वर्ष से कम वर्ग के बच्चों के लिए। 46 SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए प्रावधान। 47 पोषाहार की बात। 48 कृषि। 48 पर्यावरण। 49 दोस्तों राष्ट्रीय महत्व। 50 जो है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों में पृथक्करण। और बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति शांति शांति। अब देखो 6-7 मिनट और बचिए, मौलिक कर्तव्य और बता देता हूँ, और वो भी तुम लोगों को याद करके आना है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है वो आप लोगों को खुद याद होना चाहिए। ये हम लोगों ने बात की। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा हुआ है, एक 39F जोड़ा हुआ है, फिर बड़ा वाला 39A निःशुल्क एवं विधिक सहायता। फिर दोस्तों आपका 43A जिसमें जो है प्रबंधन में भागीदारी। 48A जो दोस्तों पर्यावरण की बात करता है। 44वें से क्या जोड़ा गया, 38 की भाषा थोड़ी सी हम लोगों ने परिवर्तन किए। 86 से क्या जोड़ा हुआ है दोस्तों आपके लिए जो है वो आर्टिकल 86 के तहत जो है अनुच्छेद 45 के अंदर, ठीक है। और 97 साथ सहकारी समिति की हम लोगों ने बात की है, सहकारी समिति की बात की है। मौलिक कर्तव्य भी पढ़ा दूं, साथ के साथ कंप्लीट हो जाए यार। मौलिक कर्तव्य भी जो है साथ के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाए, बढ़िया रहे। मौलिक कर्तव्य पढ़ लोगे, मौलिक कर्तव्य खुद ही। हाँ तो आपके जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य ढंग से याद करके आना है तुम लोगों को। चलो ठीक है।
ओके, तो अब अपन जो है वो आगे ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो संविधान संशोधन अलग से पढ़ेंगे, तब अलग से पढ़ा दूंगा, उसमें पढ़ा दूंगा, याद कराने की क्या जरूरत। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है, हाँ, अब गांधीवाद पे, समाजवाद पे, उदारवाद पे ये कैसे आपके जो है वो है, तो आप लोग ये याद रखें कि ये जो आपने इतने पढ़े हैं ना, उनमें से जो है वो समाजवादी जो है वो कौन से हैं उनके अंदर, जैसे 39A, 41, 42, 43, 47, ये समाजवादी है। समाजवादी मतलब आपके यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, सहायता की बात कर रहे हैं, कर्मचारियों के लिए जो निर्वाह मजदूरी की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे समाजवादी हैं। गांधीवादी क्या है? ग्राम पंचायत का गठन करना, कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो आप आर्टिकल 46, 47, 48 की जो बात कर रहे हैं वो गांधी जी की आइडियोलॉजी पर है। गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी कि हम लोग जो है वो लघु उद्योगों पे ध्यान दें, गाँव को सशक्त करें, पिछड़े वर्गों के ऊपर ध्यान देवें, बच्चों का ध्यान देवें। ये उदारवादी धारणा कौन सी है? 45 हो गया आपका, 48, 49 दोस्तों जो है 50, 51, ये आपके जो है वो क्या उदारवादी हैं। हाँ, तो फीकी फीकी लगा क्लास बिना रिवीजन, गलत बात है, तो मैं क्या करूं इसके अंदर। तो आज के लिए, आज के सहयोग के लिए जो है वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके दो टॉपिक, एक तो प्रस्तावना और एक मौलिक कर्तव्य जो है वो मैं आपको कल कवर करवा दूंगा। अब तुम लोगों को अंतर समझ में आएगा। एक क्लास अपलोड करवा रहा हूँ मैं राष्ट्रपति की, 1.5 घंटे की। अब तुमने ये क्लास देखी है ना, उसके साथ साथ जो है मैं एक क्लास याद करवा रहा हूँ, तो कल से तुम खुद कहोगे सर इससे अच्छा तो आप रिकॉर्डेड डाल दो। हाँ, और रिकॉर्डेड नहीं है, वो मैंने अलग से तुम्हारे लिए बनाई है, मतलब किसी और में नहीं पढ़ाया हुआ है। कल मैं जो है वो स्वतंत्रता दिवस को लाइव नहीं आया, छुट्टी थी, लेकिन मैंने अलग से तुम्हारे लिए राष्ट्रपति की एक क्लास बनाई है, और उसको पढ़ के देखना कि कैसे याद करवाया जाता है, याद करवाने में एफर्ट कैसे लगता है। जब मैं क्लास लेके जाता हूँ ना, तो ज़्यादा रिविजन करवाता हूँ तो मेरे, तुम्हें क्या पता है, ऐसे मतलब आंतड़ियाँ उठ जाती हैं। कहने की बात जो है ना सामान्य होती है। अब कितना रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा गला खराब हो रहा ना, मेरे को ज़्यादा एफर्ट लग रहा, समझा दिया मैंने। नीति निर्देशक तत्व जो है सुझाव है आपके लिए, परामर्श है। नीति निर्देशक तत्व की पालना करनी है, नीति निर्देशक तत्व की जो है वो पालना करनी है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई बात है तो पूछ लो भी कमेंट सेक्शन में, मना थोड़ी है तुम्हें। मना थोड़ी है, तो थोड़ी सी वैल्यू रखो। मैं जब पढ़ा के जाता हूँ ना, बार बार रिविजन कराता हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे टॉन्सिल किस हालात में है ना। इतना मतलब डेडिकेशन और इतना जोर चाहिए होता है, दिमाग को इतना कैलकुलेटिव फॉर्म में रखना पड़ता है। अगर ऐसे पढ़ो ना तो दिमाग में जोर नहीं पड़े, गले पे जोर नहीं पड़े, शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़े। वो तो जब सब कुछ याद करवाने का डेडिकेशन होता है ना, तब जाके पता चलता है। तुम लोग करके देख लो एक बार। एक सामान्य मैंने पढ़ा है, एक जब मैं बार बार मल्टीपल रिवीजन करवाता हूँ, फास्ट बोलता हूँ, दिमाग में एनी टाइम हर फैक्ट को रखता हूँ, इंटरलिंक करता हूँ, तो उसमें कितना एफर्ट लगता है। तो इसका मतलब, हाँ, तो रिपीट आप रिवीजन में पढ़ लेना मोहित, वापस देख लेना क्लास। नहीं होगा नहीं, होकर उसके लिए टीम से आपको बात करनी पड़ेगी, ऐसे शिफ्ट नहीं होगा, एक बार भी शिफ्ट नहीं होता। मेरी वाइफ एसीएफ की प्रिपरेशन कर रही थी, तो एसीएफ की तो अभी थोड़ा लेट वैकेंसी आने के। राजेंद्र क्लास में रुकता नहीं, ईशान समझदार हो गया आजकल, ज़्यादा कमेंट करता नहीं है ना। थैंक यू, जय हिंद, राम राम। अब मेरे को ऑफिस निकलना है, फिर मिलते हैं अपन शाम को, ठीक है। थैंक यू भाई।